तो आज हम डिस्कस करेंगे एसपीएम के सेट ए के लॉ के क्वेश्चंस जो कि मेरे एग्जाम में आए थे। तो जो भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आया था हमारे एग्जाम में कि एफडी 75,000 की हमें रिसीव्ड हुई है एज अ गिफ्ट हमारे दोस्त से जो कि यूएस का सिटीजन है। तो हम उसको क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानते हैं? तो हम बिल्कुल उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानते हैं, क्योंकि वो हमारे उसके पास यूएस की सिटीजनशिप थी। तो एफसीआरए एक्ट के अंदर ये कवर्ड है। और बाकी अगर कोई पर्सनल गिफ्ट वगैरह होता है, जैसे आर्टिकल वगैरह होते हैं, तो उनके लिए अलग लिमिट अप्लाई होती है। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस कंट्रीब्यूशन पे, यानी कि जो एफडी है इस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये केस स्टडी आती है, केस स्टडी के ऊपर ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो उसका ही एक सब पार्ट था ये वाला सेकंड क्वेश्चन के इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है उसी एफडी के ऊपर। तो क्या हम उसको एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे? तो हाँ, हम बिल्कुल उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे। तो इसमें जो वो रहते हैं आपके आंसर्स रहते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग देते हैं आईसीआई। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत अ, समझाने की कोशिश करेगा वो कि ये भी सही है ये भी सही है, पर आपको यहाँ पे यस डायरेक्ट बस इसका आंसर है यस, कोई इसका रीजन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कैश रिसीव हुआ है आपको 51,000 रुपीज, क्या आप उसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कैश रिसीव हुआ है। अब कैश रिसीव हुआ है उस पर कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो कैश में हो या बैंक में हो। अगर आपको फॉरेन से हुआ है तो आपको वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। अब यहाँ पे वो जो लिमिट है 1 लाख की, वो आर्टिकल के ऊपर है। वो भी अगर आपको अपने रिलेटिव से मिल रहा हो। अगर उसके ऊपर आपको वो चाहिए तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी बिकमिंग एमडी ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो आपको उसके लिए क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? तो इसके लिए जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। पर अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वहाँ पे काम नहीं करता, वो लिमिट वहाँ पे मीट नहीं करती, उसके लिए आपको शेड्यूल 5 पढ़ना पड़ेगा। तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अगर वो सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो तो अब क्या सेम प्रोविजन अप्लाई होगा? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा, पर आपको यहाँ पे सेम प्रोविजन अप्लाई होता है चाहे आपकी सब्सिडियरी कंपनी वो नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फैमा के ऊपर। अब फैमा की कमीशन लिमिट कितनी है? अब ये कमीशन लिमिट फैमा के एक्ट में दी गई है। ये हर चीज़ की अलग लिमिट है। जैसे कि सपोज करिए वो एक एक लिमिट है रेंट वाली, उसमें 25,000 है, तो आपको एक बार देख के जानी है वो चीज़। ये लिमिट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। अब आईसीआई बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है इस चीज़ से। तो आपकी यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। इसमें आपकी कमीशन कैलकुलेट करनी थी। तो ये उसके ऊपर था कि आपको सेल्स वैल्यू के ऊपर कमीशन आपको 5% कैलकुलेट करनी थी। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें भी दो लिमिट आती है आपकी, एक आती है 10 लाख की और एक आती है 10 करोड़ की। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और एक विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली आपकी लिमिट होती है। तो वो भी आप एक बार चेक करके जाइएगा आप। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो इसके ऊपर भी आपको डेफिनेशन आपको एक बार देख के जानी है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होता है। तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया तो वो होता है जिसका एसेट लाइबिलिटीज पे आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया में, तो वो होगा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर अगर उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको इंडिया में पड़ रहा है, उसकी एसेट लाइबिलिटीज कुछ अगर चेंज हो रही है, उसका इफेक्ट आपको इंडिया में पड़ रहा है, तो वो पर्सन रेजिडेंट इंडियन इंडिया हो गया। अगला क्वेश्चन आया था अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये आया था सेबी से। तो ये नया ऐड हुआ है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है अनपब्लिश, तो इसके लिए एक लिस्ट दी गई है, वो आप पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद आता है कनेक्टेड पर्सन्स का। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब रिलेटिव टू डेफिनेशन आती है, जैसे कि कौन कौन इंक्लूडेड है उसमें कौन नहीं है, तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये मतलब 8 मार्क्स का आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको ये सब पार्ट्स हो सकते हैं इसमें इंक्लूड। अब अगला क्वेश्चन आता है आईपी एलिजिबिलिटी का। ये भी आपका सेबी से आता है। तो सेबी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेन इसमें क्या होता है, ये भी मेन क्वेश्चन है एक तरह का। तो आईपीओ एलिजिबिलिटी आप इसमें देखना पड़ता है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया जो है वो है नेट टेंजिबल एसेट आपके ग्रेटर और इक्वल टू 3 करोड़ होने चाहिए। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका इक्वल टू और ग्रेटर देन 515 करोड़। और नेटवर्थ जो है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़ होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू इसमें एक कैच आता है कि वो क्वेश्चन में क्या करता है, वो क्वेश्चन में एक चीज आपको अलग कर देता है। उसमें क्या करता है कि नेट टेंजिबल एसेट अगर आपके मॉनेटरी वैल्यू में है वो 50% तक हो सकते हैं। अगर 50% के बाद है तो आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे, वो 50% के ऊपर है तो ये आप देख के जाइएगा। उसके बाद एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस का एक क्राइटेरिया आता है। वो भी आपको इसी क्वेश्चन के सब पार्ट में मिलेगा।
उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का। तो यही मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक कॉमन पूल करते हैं, कॉमन पूल उसमें करते हैं कि कॉमन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो, और फिर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, एक केस स्टडी आई थी और उसमें वो था कि उसका रिलेटेड पार्टी या फिर जानने वाला था वो बंदा, तो क्या आप उसमें पॉलिटिकल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन आया था। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट कंपनीज कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, डिस्क्लोजर दिखाना पड़ता है उनको बस पीएनएल में। और एक और क्वेश्चन, ये पेनल्टी की लिमिट आई थी 446 बी, तो ये भी आप देख के जाइएगा 446 बी की पेनल्टी की लिमिट। ये जो भी सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक पीडीएफ दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये वाला होता है, ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आता है ये चीज़ कि अप्रूवल चाहिए आपको 75% ऑफ टोटल वैल्यू का। और ये वाला चीज़ आप एक बार, इसके बाद एक और 90% का क्राइटेरिया है कि अगर आप क्रिएटर्स मतलब डिस्पेंस करना चाहते हैं मीटिंग को, तो 90% उसमें एग्री करने चाहिए मीटिंग में, तो जब भी आप डिस्पेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन। और एक आता है रेज ऑब्जेक्शन, ये भी सेम चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था कि आपको क्वेश्चन जैसे उनने जो करा था हमें बिल्कुल फंसा दिया था। उसमें क्या करा था उसने कि 5% ऑफ टोटल क्रेडिटर, 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, 5% ऑफ अनआउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, इस तरह उन्होंने करके दिखाया था। तो हमें यहाँ पे 5% ऑफ टोटल क्रेडिटर मार्क करके आना है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेक्शन 241, तो इसकी लिमिट आपको याद करके जानी पड़ेगी कि 100 मेंबर्स 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, थ्योरी में भी आ सकता है। उसके बाद ट्रेड यूनियन के ऊपर क्वेश्चन आया था, और ट्रेड यूनियन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। और उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन का ही एक सब पार्ट था कि गवर्नमेंट ड्यूज का, ये वाला क्वेश्चन, इसकी लिमिट, इसकी आपको एक क्राइटेरिया याद करके जाना पड़ेगा, तो आप ये याद कर लेना। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन और सिक्योर क्रेडिट के बीच में डिफरेंस आया था, या आपको वहीं पे जो डिफरेंस बिटवीन होगा उसमें आपको कहते हैं मार्क करके आना पड़ेगा वो। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इफ वर्कर्स डू नॉट वांट टू वर्क इन अ मर्ज कंपनी सो दैट दे कैन क्लेम, देन दे कैन क्लेम कंपनसेशन। तो ये पूछ रहा है क्या आता है, इसमें केस स्टडी आई थी कि अगर सपोज करिए कोई भी एक मर्जर कंपनी है और एक डीमर्जर कंपनी है जहाँ से वो वर्कर्स आ रहे हैं, तो वो हाइपोथेटिकली वहीं पे ट्रांसफर हो गए हैं, मतलब उनका जो सारे राइट्स वगैरह हैं वो सब जो मर्ज कंपनी हुई है वहाँ पे उनको काम करना पड़ेगा। तो क्या वो अपने क्लेम कर सकते हैं अपना कंपनसेशन और वहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो जी बिल्कुल वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये था। फॉरेन कंपनी कैन मर्ज विद द इंडियन कंपनी, ये क्वेश्चन आरबीआई की मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है इसके लिए पहले, अगर फॉरेन कंपनी मर्ज हो रही है इंडियन कंपनी से, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। का जो क्वेश्चन आता है वो आता है वाइंडिंग अप एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो वाइंड अप से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आप भी ये ध्यान रख के जाइएगा कि वाइंड अप से आपको बहुत क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। इसमें क्या होता है ना कि आईसीआई जो है ना, बच्चे निगलेक्ट करके जाते हैं, ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ना, जो चैप्टर्स हैं, ये बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं और नहीं करते हैं। तो आईसीआई यहाँ से 8 to 10 नंबर के क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, ऐसे कि वाइंड अप से पूछ रहा है। हमारे अटेम्प्ट में बहुत वाइंड अप के क्वेश्चन मतलब ऐसे दे रहा है आईसीआई आजकल। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको जैसे कर्जा नहीं दे पा रहे या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, फ्रॉडलेंट कंडक्ट है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो ये सब आपको देख के जाना पड़ेगा। और बहुत सी तरह से छोटे छोटे चैप्टर तो बहुत सी तरह से करने पड़ेंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि आरओसी की जो टाइमलाइन, ये सब जो है वो टाइमलाइन के क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या होता है ना, मैं इसको बोनस पॉइंट मानता हूँ कि आप ना एक चार्ट बना लीजिए, मतलब छोटा सा चार्ट बना लीजिए जितना आपसे याद हो सके उतने डेज वगैरह या फिर मंथ वगैरह जो भी टाइमलाइन के क्वेश्चन हैं, और जो फॉर्म्स के क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आईसीआई तो घुमा नहीं सकता आपको कि इसमें क्या कहते हैं यहाँ पे ये डेज का कुछ और कर दिया या फिर वैसे फॉर्म का कुछ और नंबर डाल दिया, वो तो जो है वो है ही। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको ये एज इट इज याद कर लेना है, और ये बहुत अच्छे से मतलब हो जाता है। मतलब अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब पेपर में, तो ये वाले क्वेश्चन आपको पास करा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके बोनस पॉइंट्स की तरह है, आपको याद करना है बस इनको। क्योंकि और सब में क्या होता है, केस स्टडीज होती हैं, तो आप थोड़े मतलब कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शन देख के इतने सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है लिमिट के ऊपर, करेंसी लिमिट। तो अगर आप ऐसे एक्सपोर्ट करते हो कहीं पे बाहर, एक्सपोर्ट करा आपने, उसका पैसा कितने महीने में रिलाइज हो जाना चाहिए, तो अब वो लिमिट होके बढ़ के 9 मंथ थी पहले, अब 15 मंथ हो चुकी है। और सब्जेक्ट टू 18 मंथ भी हो सकता है, वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपका 18 मंथ भी होता है उसमें। 28, अब क्वेश्चन नंबर 28 जो कि हमें ये है कि बोरोइंग एक्सीड
अगर बोरोइंग एक्सीड कर जाती है अंडर सेक्शन 180, तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन के ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी आपको एक बार देख के जाना है कि आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, क्योंकि आईसीआई ये वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है केस स्टडी के लास्ट में कि ये सब जो हो गया, ये सब जो हमने अभी कहानी हुई है पूरी ऊपर, उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास होना था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत देखा जाता है आजकल, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन था, ऑर्डिनरी था, और ऑर्डिनरी के साथ वो फॉर्म और जोड़ देते हैं कि आप बताइए आप कौन सा क्वेश्चन था। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब आपको एक बार देख के जाने हैं, और सारे ही चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट ए में बताता हूँ आपको, सेट ए में ऐसा है कि आप जो भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ यहाँ वहाँ पे आ जाएगी आपको। आप सोचेंगे कि छोटे चैप्टर छोड़ देता हूँ, छोटे आ जाएंगे, बड़े चैप्टर छोड़ देता हूँ, बड़े आ जाएंगे। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से देख के जाना है, क्योंकि आजकल ये पेपर बहुत टफ हो गया है। अब तो वैसे भी जो अब नया वो हो गया है, अब तो मई के लिए नई क्लासेस आ गई हैं, तो मतलब अगर आपने जो पहले क्लास देख रखी थी सेट ए के लिए, उसको आपको मतलब हटाना पड़ेगा। अब वो आपके लिए एक लॉस हो गया बिल्कुल, क्योंकि आपको नई तरह से नई एसपीएम की क्लासेस आपको पोर्टल पे जाके देखनी ही पड़ेंगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे पेपर देने के लिए, अब मई ऑनवर्ड से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये सब देखें, और इस जो पीडीएफ के क्वेश्चन का ये जो फाइल है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप एक बार देख सकते हैं इसको और याद कर सकते हैं।